Dear students, a very warm welcome to all of you once again. कल हमने देखा था कि किस तरीके से बायोमेट्रिक फोर्स एक्ट करता है। तो बायोमेट्रिक फोर्स का जो कॉज होता है वो होता है फ्लूइड प्रेशर। क्लियर? बायोमेट्रिक फोर्सेस जब अपन किसी बॉडी को डालते हैं किस में किसी भी लिक्विड के अंदर, तो बायोमेट्रिक फोर्स एक्ट करता है ऊपर के डायरेक्शन में। क्लियर? ये चीजें हमने देखी थी। और बॉडीज के फ्लोट करने का कॉज भी क्या होता है? बायोमेट्रिक फोर्स। उसी की वजह से बॉडीज फ्लोट करती हैं। फिर हमने देखा था कि अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी। बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, कम, तो फ्लोट करेगी। और अगर लिक्विड डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटीज इक्वल है तो पूरा सिंक करके और कहीं ना कहीं फ्लोट करेगी। पूरा नहीं डूबेगी लेकिन कहीं ना कहीं बीच में फ्लोट करेगी। इन सिचुएशंस को अपन देख चुके थे। अब इसी बायोमेट्रिक फोर्स के पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल अपन करते हैं। जैसे मान लो कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक कंटेनर है, एक एग्जांपल करने पर इस कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है और इस पे किसी बॉल ये बॉल है जिसकी रेडियस है कितनी, r, रेडियस इक्वल टू r। इस r रेडियस की बॉल को h डेप्थ तक डुबो दिया और डुबो के छोड़ा। क्लियर? मान लो कि डेंसिटी ऑफ बॉल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बताओ क्या होगा? अभी तो आपने इसे डुबो रखा है और यहाँ पे छोड़ रखा है, मतलब यहाँ पे बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, बॉल किस पे है, रेस्ट पे। जैसे ही छोड़ोगे तो चूंकि इसकी डेंसिटी कम है, किसकी, बॉल की, किससे, लिक्विड से, तो ये ऊपर जाएगी और यहाँ पे ऊपर जाएगी और यहाँ से जैसे चलना शुरू होगी तो ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रुक जाएगी क्या? नहीं, ये किसी पर्टिकुलर हाइट तक यहाँ पे उछलेगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे इसे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ लगने की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी, तो रुकेगी भी तो नहीं और किसी पर्टिकुलर हाइट तक उछलेगी। आपको बताना है कि जैसे ही अगर अपन इसे इस h डेप्थ से छोड़े बॉल को तो ये इस सरफेस से कितने ऊपर, कैपिटल H तक उछलेगी कौन, बॉल। तो फाइंड द हाइट h up to which the ball will rise from the liquid surface। आपको लिक्विड सरफेस से वो हाइट कैपिटल H बतानी है जहां तक बॉल उछलेगी। तो प्रयास करो आप। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप सबसे पहले देखो कि मान लो इस बॉल को यहां से छोड़ा, तो जैसे आप छोड़ोगे तो सपोज इसका नीचे इसका mg तो लग ही रहा है और बायोमेट्रिक कहां लग रहा है, ऊपर। क्लियर? अब क्या मुझे बताओ कि F by mc बराबर mg है क्या? नहीं ना। F by mc बराबर mg होता तो यहीं के डूब के यहीं के तैरते रहती, लेकिन ये फ्लोट नहीं कर रही। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा है, बायोमेट्रिक फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, तो ये कहां जाएगी, ऊपर। अब बायोमेट्रिक कितनी कितनी हाइट तक काम करेगा, स्मॉल h तक। और mg कहां तक काम करेगा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h तक। और यहां तक मान लो ये उछली और यहाँ पे जाके इसकी b फाइनल भी कितनी होगी, 0, और b इनिशियल भी कितनी थी, 0। सो बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, what says the work energy theorem? The work done by all forces is equals to change in kinetic energy। मतलब kinetic energy final minus kinetic energy initial। Work done by all forces is equals to change in kinetic energy। Here one thing is very important, that we are considering the liquid to be non-viscous, means there is totally absence of viscous force। The friction
फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड इज नेग्लिजिबल। क्लियर? यहाँ पे फ्रिक्शन जो इस बॉल पर जो लग रहा है लिक्विड की वजह से उससे हमने क्या माना है? जीरो, क्योंकि अभी तक अपन ने बात की थी शुरू में हम आइडियल फ्लूइड्स की कंसीडरेशन ले रहे हैं और उस केस में जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको क्या मान के चल रहा है? जीरो। तो यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं कौन कौन से लग रहे हैं? तो mg और एक बायएनसी, और यहाँ पे बायएनसी फोर्स क्या है? ज्यादा किससे? mg से। तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर, इसलिए तो बहुत ऊपर जा रही है। अब आप देखो कि बायएनसी फोर्स यहाँ तक लगा, क्लियर? और यहाँ से जैसे ही हुआ तो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हो गई और वेलोसिटी वापस जीरो हो गई, तब तक उछलेगी ना। तो mg तो कहां तक लग रहा है? इस कैपिटल H प्लस स्मॉल h तक, और बायएनसी कहां तक लग रहा है? केवल स्मॉल h तक। तो वर्क डन बाय mg ऑल फोर्सेस में प्लस वर्क डन बाय बायएनसी बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल में कितनी हो गई? जीरो, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कितनी थी? जीरो। अब मुझे बताओ mg का वर्क डन, तो mg किधर लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। तो दोनों के बीच का एंगल 180, तो cos 180 -1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? mg h प्लस h और cos 180, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, प्लस बायएनसी फोर्स का वर्क डन, बायएनसी के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो क्या आ जाएगा? दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? f बायएनसी इनटू h बराबर कितना हो जाएगा? 0। अगेन इसको इधर ले जाओ तो ये सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? mgh प्लस mg स्मॉल h बराबर f बायएनसी इनटू स्मॉल h, तो mgh प्लस mgh बराबर, अब बायएनसी फोर्स कितना लगता है? बायएनसी फोर्स लगता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय g। तो वॉल्यूम कितना है? जितना बॉल का वॉल्यूम है, पूरी तो डूबी हुई है, तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ बॉल 4/3 पाई r क्यूब, यही तो पूरा डूबा हुआ है ना बॉल, तो उतना ही तो वॉल्यूम लिखोगे, पाई/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये तो v डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, v रो g इनटू h। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? स्मॉल h। क्लियर? तो यहां से इस इक्वेशन से आप सॉरी कैपिटल H की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो इस m को मास बराबर क्या होता है? मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना है? जितना डूबा था उतना ही बॉल का भी वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आप इस v में भी बॉल के m बॉल को भी आप क्या लिख सकते हो? m बॉल इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो बॉल। तो आप चाहो तो इस m को इससे रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नोट करो इसे और आगे सॉल्व करना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि सपोज एक कंटेनर है, क्या है? कंटेनर, और उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी अगेन कितनी ले रहे हैं? रॉयल। क्लियर? कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक भरा हुआ है लिक्विड, और इस लिक्विड में इसकी लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कितनी है? रॉयल। और इसमें एक सिस्टम को डाला हुआ है कि सपोज ये कोई क्यूबिकल बॉडी है, क्या है? क्यूब ऑफ साइड इक्वल टू
स्मॉल एल। क्लियर? क्यूब ऑफ साइड एल और इसके ऊपर स्मॉल एम की कोई एक स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है। क्लियर? और जब इसको इस सिस्टम में रखा, इस लिक्विड के ऊपर रखा, तो ऐसा पाया गया कि ये पूरा का पूरा जो बड़ा क्यूब है, ये क्यूबिकल बॉडी है, पूरी की पूरी सिंक हो गई ऐसा। सिचुएशन समझ आई कि जब इस लिक्विड में इस सिस्टम को रखा गया तो इस m की वजह से ये l लेंथ का जो क्यूब है पूरा का पूरा इनसाइड द फ्लूइड सरफेस है, जस्ट इनसाइड द फ्लूइड सरफेस, और इसकी साइड कितनी है l, ये क्यूब है साइड l का। ठीक है, ये सिचुएशन थी। ठीक है, अब इसके बाद का सवाल सुनिए। फ्रॉम द करंट सिचुएशन when the small m, ध्यान रखना ये है small m is removed, then the cube rises by 2 centimeter. The cube rises by 2 centimeter. Then find the value of small l. Given, यहाँ पे आपको given जो डेटा है, given small m बराबर 200 ग्राम, स्मॉल m बराबर 200 ग्राम दिया हुआ है। जब इसको रखा था तो पूरा का पूरा क्यूब जस्ट सिंक कर रहा था, तो सरफेस के जस्ट बिलो था। जैसे ही सेल को हटाया तो ये जो क्यूब है इसका 2 सेंटीमीटर भाग ऊपर उठ गया। कितना मीटर भाग? कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर भाग ऊपर उठ गया। ठीक है, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? एल की। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब सवाल को सोल्व करते हैं और देखो आप उतार लिया तो सवाल। अब देखो ध्यान से समझना कि अभी की सिचुएशन में, इस करंट सिचुएशन में अगर ये दिया हुआ है तो अगर मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम को देखूं तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसका मास को कैपिटल M मान लूं, क्या मान लूं? कैपिटल M। किसके? इस क्यूब के मास को कैपिटल M मान लूं। क्लियर? लेट द मास ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल M एंड डेंसिटी ऑफ क्यूब इसको रो C मान लो। ठीक है, अब अभी की सिचुएशन में अगर ये पूरी सिचुएशन है तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू G, और इसको बैलेंस किसने किया हुआ है? बायनेंसी ने। और बायनेंसी फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। और बायनेंसी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? V। कितना V? डिस्प्लेस वाटर का V या डिस्प्लेस लिक्विड का V। और वो किसके बराबर है? इस क्यूब के बराबर, क्योंकि पूरा का पूरा तो डूबा हुआ है, कितना पार्ट ही तो डूबा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? L क्यूब। इसका वॉल्यूम क्यूब का कितना लोगे? L क्यूब, क्योंकि यही डूबा हुआ है तो पूरा बाहर है, छोटा वाला तो। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। ये दोनों बार अपने G से G कैंसिल हो गया, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, where small m is the mass of small cube, small block, and capital M is the mass of cube, बराबर कितना? L cube rho L into G. This is the equation number 1. ठीक,
इन नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रहे सवाल कि जब इस स्मॉल m को हटाया तो ये वाला पार्ट 2 सेंटीमीटर राइज कर गया। कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट सिचुएशन में जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? ये वाला जो बाहर वाला भाग है, ये क्यूब ऊपर उठ गया, वो m तो हट ही गया। तो इसमें ये टोटल लेंथ L थी, ये 2 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 2। तो ये डूबा हुआ कितना आ गया? टोटल L था तो कितना आ जाएगा? L-2। ठीक है। अब इसका जो डायग्राम बनाओगे क्या बनाओगे? अगर ये सिचुएशन है तो केवल ये कैपिटल M ही तो बचा, तो क्या लिखोगे? mg बराबर बायएमसी, क्योंकि इसको बायएमसी नहीं तो पहले इसका सेकंड सिचुएशन में बायएमसी fb डैश और fb डैश की वैल्यू क्या लिखोगे? v सबमर्ज्ड मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। अब डिस्प्लेस्ड जो वॉल्यूम है वो इतना ही तो है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो क्या लिखोगे? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और एरिया कितना है? L स्क्वायर, क्योंकि बेस एरिया L स्क्वायर, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे वही तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो L स्क्वायर इनटू L-2 ये वॉल्यूम। अब नेक्स्ट सिचुएशन का इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो आप आराम से L की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। और उसको अगर मैं फर्दर, आप पहले से ध्यान से देखो कि ये दोनों इक्वेशंस कैसे बनी। ठीक है। फिर ये दोनों इक्वेशंस को तो अपन आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। डन। तो अगर मान लीजिए कि इस सिचुएशन में ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पे m बराबर 200 ग्राम दिया हुआ है, कैपिटल M ये हमें पता है ही। तो कैपिटल M को आप वैसे भी निकाल ही सकते हो। कैपिटल M को क्या लिख सकते हो? कैपिटल M को अगर आप चाहो तो यहाँ से देखो, दोनों तरफ से जी कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल M की वैल्यू क्या है कि L स्क्वायर L-2 इनटू रो L। कितना? M बराबर L स्क्वायर L-2 इनटू रो L। अब इसे यहाँ पे रख दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? M प्लस M, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इस इक्वेशन से बराबर कितना? L क्यूब रो L। ठीक है। और इस कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे रखोगे कितना आ जाएगा? L स्क्वायर L-2 इनटू रो L प्लस स्मॉल m बराबर L क्यूब इनटू रो L। स्मॉल m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200 ग्राम। देखो तो यहां से चाहो तो ये कितना हो जाएगा? L क्यूब इनटू रो L माइनस 2L स्क्वायर इनटू रो L प्लस m बराबर L क्यूब रो L। इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक। तो इसको इधर ले जाओ तो m बराबर कितना आया? 2L स्क्वायर रो L। ठीक। तो यहां से L स्क्वायर की वैल्यू कितनी? L स्क्वायर की वैल्यू आई m/2 रो L। m/2 रो L। तो L बराबर अंडर रूट m/2 रो L। देखिए सर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में यहां से अपन ने m की वैल्यू दी। ठीक है। m की वैल्यू कितनी रखी? L स्क्वायर L-2 इनटू रो L। g से तो g कैंसिल हो गया था, तो कैपिटल M की वैल्यू यहां पे रख दी L स्क्वायर L-2 इनटू रो L। फिर इनको दोनों का अंतर मल्टीप्लाई कर दिया L क्यूब रो L माइनस 2L स्क्वायर रो L प्लस स्मॉल m बराबर L क्यूब रो L। ठीक है। L क्यूब रो L से L क्यूब रो L कैंसिल, इसको उधर लेके गए। m की वैल्यू कितनी इधर रखी है? 200। तो यहां पे चाहो तो आप 200 रख दो। तो m की जगह 200 आ जाएगा, 200 बाई रो L। क्लियर। तो L की वैल्यू यहां से निकल जाएगी m/2 रो L। और आप चाहो तो इसी में भी लिख सकते हो, m की जगह 200 रख दोगे तो m की जगह 200 आने के बाद कितना जाएगा? अंडर रूट 200 डिवाइडेड बाय 2
आ जाएगा, तो 10 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन रो एल। क्लियर? यूनिट्स में तो एल की वैल्यू किसमें आती है मीटर में, तो जो भी है मीटर है सेंटीमीटर जिसमें भी आंसर निकालो डिपेंड करेगा रो एल को किसमें रख रहे हो। ठीक है सर? और वैसे भी आपको पता है कि अभी अपन ने यहाँ पे एम बराबर 200 ग्राम रखा, ठीक, और ये जो 2 है ये भी किसमें है सेंटीमीटर में, तो एल का जो आंसर आएगा वो भी किसमें आना चाहिए सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर आएगा तो मान लो सपोज ये वाटर होता तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 10 सेंटीमीटर। नोट करो इसे। नेक्स्ट है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट आपने देखा होगा कि जब भी किसी जैसे मान लो पानी से भरी हुई बाल्टी है, उसमें अगर किसी चीज को सिंक करो तो थोड़ी सी हल्की महसूस होती है, या उसमें हल्कापन महसूस होता है। और हल्कापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि उसका जो एक्चुअल वेट है, जो एयर में वेट है, वो लिक्विड में जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो किसकी वजह से होता है बायनसी फोर्स की वजह से। तो अपेरेंट वेट मतलब जो अपने को महसूस होने वाला भार है, जो एक्चुअल वेट से थोड़ा सा जो कम हो गया, तो जो नेट वेट उसमें दिखाई दे रहा है किसमें पानी में, बायनसी फोर्स की वजह से महसूस हो रहा है, वही क्या कहलाता है अपेरेंट वेट। उसका रीजन क्या है ध्यान से सुनो कि अगर मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी का वेट इन एयर इज इक्वल्स टू क्या है W एयर लिख देते हैं इसे। तो अगर मान लो किसी फ्लूइड में अगर अपन इसे डुबोते हैं, क्लियर, ये पूरा डूबा हुआ है मान लो सपोज, ठीक, तो नीचे तो इसका एनर्जी लग ही रहा है और ऊपर क्या लग रहा है बायनसी। अब अगर इसे आप किसी स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करना चाहो तो यहाँ पे एक टेंशन आएगा, और जो टी की वैल्यू जो मेजर होगी उसको अगर डिवाइड बाय जी कर दें तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं तुम लोगों से कि स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग मशीन है समझो, इस मशीन कितना मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू भी जितना इसमें टेंशन आएगा उतना ही इसमें मेजरमेंट होगा, तो टी को किससे डिवाइड कर दो जी से, और वो किलोग्राम फोर्स में आपकी आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो टी लिखोगे टी क्या लिखोगे, अगर मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम से देखूं तो क्या आ रहा है एफ बी प्लस टी बराबर एम जी, एफ बी प्लस टी बराबर एम जी, तो टी बराबर कितना है एम जी माइनस एफ बाय सी। तो ये एम जी क्या है, एम जी तो है वेट इन एयर माइनस बायनसी फोर्स। तो ये टेंशन है, इसको अगर जी से डिवाइड कर दो तो वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो टी है यही से तो आप अपेरेंट वेट बोलोगे, तो अपेरेंट वेट जो है वो कितना आया, अपेरेंट वेट इन एयर मतलब एक्चुअल वेट माइनस बायनसी, जितना बायनसी लग रहा है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट है वो जितना डिक्रीज होता है, वेट जितना डिक्रीज होता है या वेट में जितना लॉस होता है लिक्विड में, वही बायनसी फोर्स के बराबर है। वे कितना लॉस हुआ, तो एमबी के बराबर लॉस हुआ, क्योंकि एक्चुअल वेट में से जो माइनस हो रहा है उतना तो लॉस हो रहा है। तो कभी कभार बायनसी फोर्स के लिए बोल दिया जाता है लॉस इन वेट इक्वल टू बायनसी फोर्स। तो जो अपेरेंट वेट है वो W है माइनस बायनसी फोर्स, इसके बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अगर आपसे पूछा जाए तो रीडिंग ऑफ
स्प्रिंग बैलेंस इक्वल टू कितना T बाई जी। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा mg माइनस बाइंसी फोर्स तो कितना हो जाएगा v रॉयल लिक्विड डिवाइड बाई g अपॉन g। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा m माइनस v इंटू रॉयल v जो सबमर्ज्ड है, क्योंकि यहाँ पे पूरा डूबा हुआ है इस वजह से टोटल वॉल्यूम इसका ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे v इंटू रॉयल और ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा किलोग्राम फोर्स। ये रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। लेकिन अपरेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है वेट इन एयर माइनस बायोन्सी फोर्स। तो आपसे कभी कभार ये भी पूछा जाए कि बायोन्सी फोर्स होता है क्या है, तो जब बॉडी अगर फुली सबमर्ज्ड है इसमें फ्लूइड में तो उसके वेट में जितनी कमी होती है वो बायोन्सी फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। और आपको अपरेंट वेट का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि वेट इन एयर माइनस बायोन्सी फोर्स। एक्चुअल वेट में जो कमी हुई वही आपका अपरेंट वेट होता है। अपने नेक्स्ट डिस्कशन में हम एक सवाल और कंसीडर करते हैं। तो एक और आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा कि मान लो अपने पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, थोड़ा सा इधर बनाना, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो इनमिसिबल लिक्विड्स भरे हुए हैं। सपोज इनकी बाउंड्री है जिसमें पहला लिक्विड जिसकी डेंसिटी है ρ1 और दूसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी है ρ2। ठीक है, पहला ρ1 और दूसरा ρ2। अब इसमें एक कंटेनर डूबा हुआ है, एक और कोई सॉलिड बॉडी है, इस कंटेनर में एक सॉलिड बॉडी है वो डूबी हुई है सिलेंड्रिकल बॉडी और इसका H1 पार्ट तो है ऊपर वाले लिक्विड में और H2 पार्ट है नीचे वाले लिक्विड में और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। सिलेंड्रिकल बॉडी का ये सिचुएशन में यहां पे बना है बिल्कुल ऐसे। तो H1 पार्ट है ऊपर वाले में और H2 पार्ट है नीचे वाले में और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। सवाल ये है, क्वेश्चन इज फाइंड द बायोन्सी फोर्स। फाइंड द बायोन्सी फोर्स एक्टिंग। अब बायोन्सी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखो कि बायोन्सी फोर्स का कॉज क्या होता है, वो होता है फ्लूइड प्रेशर। तो सपोज यहां से जो फोर्स लग रहा है और यहां से जो फोर्स लग रहा है तो आपको पता है कि प्रेशर अगर यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P2 है तो बताओ P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स P2 ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन तो उस डेप्थ में जाते जाते आपका क्या होता है प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ का प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ का फोर्स कम है और यहाँ का फोर्स ज्यादा है। तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा है डाउनवर्ड फोर्स, इसका मतलब नेट बायोन्सी कहां लग रहा है ऊपर। तो अगर मैं इसको F1 बोलूं तो F1 बराबर क्या होगा P1 है और F2 बराबर क्या होगा P2 है। अब P1 की वैल्यू रखोगे तो मान लो यहाँ पे P1 आपने लिखा P1 तो P1 लिखोगे तो P2 लिखने के लिए आपको सबसे पहले देखो दोनों की दो बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी ρ1 है लिक्विड की और यहाँ पे डेंसिटी ρ2 है। तो P1 जब लिखोगे तो पहले यहाँ का प्रेशर लिखना पड़ेगा फिर यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ का प्रेशर अपन लिखें तो इसको P1 डैश यदि मैं बोलूं तो P1 डैश बराबर क्या लिखोगे P1 प्लस ρ1 GH1 और फिर जब यहाँ का P2 लिखोगे इस जगह का P2 तो P2 बराबर क्या लिखोगे P1 डैश प्लस ρ2 GH2। यहाँ पे P1 डैश की वैल्यू रख दो कितनी P1 प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। अब F1 तो कितना आ गया F1 आ गया P1 है, ठीक है, और F2 बराबर कितना आएगा F2 बराबर आएगा P2 है और P2 की वैल्यू जो लिखोगे वो क्या लिखोगे P2 बराबर कितना होगा P1 प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। ठीक है, यहाँ का प्रेशर P1 मान लिया फिर यहाँ पे P1 डैश लिख दिया फिर यहाँ का लिखोगे तो P1 डैश प्लस ρ2 GH2 और नीचे है तो P2 है इनटू A। अब नेट बायोन्सी फोर्स FB बराबर कितना होगा F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस F2 में से इसको घटाओ तो देखो F2 A को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी P1 है प्लस
ρ1g H1A प्लस ρ2g H2A माइनस F1 कितना है P1 है, P1 से P1 कैंसिल, क्या बचा ρ1g H1A प्लस ρ2g H2A। इतना बायोमेसी फोर्स यहाँ पे लगेगा F बायोमेसी। तो F बायोमेसी इज द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, और चूंकि यहाँ पे प्रेशर कम और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है इसलिए नेट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये बायोमेसी फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, ρ1g H1A प्लस ρ2g H2A। ये बायोमेसी फोर्स लगेगा इसमें। ये मेथड 1, ध्यान से देखो इसे। इसी का अगर मेथड 2 लिखना है तो मेथड 2 लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप ये देखो कि सपोज मुझे बायोमेसी फोर्स निकालना है, तो बायोमेसी फोर्स का सीधा सीधा मतलब होता है V वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। तो सिंपल सी बात है, एक बार बताओ पहले लिक्विड में कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है और दूसरे लिक्विड में कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है। तो यहाँ का जो V, यहाँ का जो V लिखोगे, V कितना होगा, ये डूबा हुआ पहले V बराबर क्या लिखोगे बताओ, V बराबर एरिया मल्टीप्लाइड बाय H1, ये तो पहले लिक्विड में, और V2 एरिया मल्टीप्लाइड बाय H2। F बायोमेसी का फॉर्मूला क्या होता है, V सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो भी दोनों के अलग अलग है। तो जब आप बायोमेसी लिख रहे होंगे तो बायोमेसी लिखने के लिए आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो कि V1 भी हो गया V2 भी हो गया। तो पहले में जो बायोमेसी पहले फ्लूइड की वजह से जो बायोमेसी लग रहा होगा, तो पहले फ्लूइड की वजह से FB1 कितना लग रहा होगा बताओ, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कोई बायोमेसी हमेशा ऊपर लगता है। FB1 कितना AH1 ये तो वॉल्यूम इनटू ρ1 इनटू G, और FB2 कितना AH2 ρ2G। तो FB नेट कितना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऊपर है तो दोनों फोर्सेस ऐड अप हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा AH1 ρ1G प्लस AH2 ρ2G। दिस इज द नेट बायोमेसी, दिस इज मेथड नंबर 2। पहले का बायोमेसी प्लस दूसरे का बायोमेसी। तो पहले का बायोमेसी लिखोगे तो पहले लिक्विड में कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है उसके हिसाब से एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये H1 है, इनटू पहले की डेंसिटी और इनटू G, ऐसे दूसरे की डेंसिटी इनटू G, ये नेट। ये मेथड नंबर 2। तो आप इससे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। पहला जो बोला था वो कैसे वो फोर्स बनता है, वैसे हमने कैलकुलेट किया। अगर फर्दर डिस्कशन में देखो तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जब कंटेनर एक्सेलरेटिंग हो, जब कंटेनर खुद क्या हो एक्सेलरेटिंग, जब कंटेनर खुद एक्सेलरेटिंग हो उस केस में क्या होगा कि मान लो ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में किसी बॉडी को सबमर्ज किया, किसी बॉडी को क्या किया सबमर्ज, और ये कंटेनर एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो मान लो कि उस बॉडी ने इतने वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, जो बॉडी सबमर्ज हुई उसमें ये क्या है, दिस इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस, और लेट द मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू m। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, बायोमेसी फोर्स कहां लग रहा होगा ऊपर, mg कहां लग रहा है नीचे, क्लियर। तो बायोमेसी फोर्स ऊपर और mg नीचे, तो fb mg और ये ऐसे कहां जा रहा है ऊपर, तो क्या लिखोगे fb माइनस mg बराबर mm। तो fb is equals to mg plus m। remember this m is the mass of liquid displaced। तो m बराबर कितना हो जाएगा v वॉल्यूम v, तो m बराबर क्या आ जाएगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
तो एफ पी बराबर कितना आ जाएगा, वी रो इंटू जी प्लस। ये तो केस था जब ये ऊपर जा रहा था, व्हेन लिक्विड एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मतलब कंटेनर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, एफ बी बराबर वी रो जी माइनस है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। इसका मतलब जो बाइंडिंग फोर्स है उसे आप लिखोगे एफ बी बराबर वी रो जी इफेक्टिव, वी रो जी इफेक्टिव, रिमेंबर दिस, वी रो जी इफेक्टिव। ठीक है सर, नोट करो। अब जैसे मान लो कि आपसे बोला गया ये कंटेनर है और उस कंटेनर में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक डोरी से हमने दो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो 1 और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो 2, और इस लिक्विड में एक कोई ब्लॉक है जिसको डोरी से बांध रखा है, मतलब इसको अगर छोड़ोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन में एक डोरी से बांध रखा है, दिस इज स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। ठीक, D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ठीक, बोला गया है कि 2/5 पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम इज इन द लिक्विड ऑफ द डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो 2। जो 2/5 भाग है वो रो 2 में है। ठीक है सर, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर, डी डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, बी ये इसकी रो 1, इसकी रो 2, ये हल्का है इसलिए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको बांध के यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है मेंटल टेंशन, और ये ए एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है, ऊपर। ठीक, अब मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ध्यान करें कंटेनर के रेस्पेक्ट में, किसमें, फ्री बॉडी एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो पहली बात तो नीचे टेंशन लग रही है, और बताओ स्यूडो फोर्स कितना, ma और खुद का mg, तो एक तो लग रहा है ma, और ma कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g, एक तो mg और एक स्यूडो ma, v डेंसिटी g इनटू a, ये कौन सा है, स्यूडो, ये स्यूडो फोर्स। और बायनेंसी फोर्स जो लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, F बायनेंसी की वैल्यू होगी, क्या बोला था अभी, V रो G, V1 रो 1 G1, मतलब V1 रो 1 G प्लस V2 रो 2 G,
लेकिन ध्यान रहे ऐसे जा रहा है तो जब एक्सेलरेटिंग में होता है तो g आता है या g प्लस a आता है, जब अपवर्ड होता है तो g प्लस a। तो बायनेंसी कितना आएगा 2/5 टोटल वॉल्यूम का 2/5 का, तो 2/5 ऑफ टोटल v इनटू ρ2 प्लस 3/5 v ρ1 इनटू g प्लस a, क्योंकि दोनों में g प्लस a आएगा भाई। v रो g लिखोगे तो यहाँ g प्लस 1, इसमें भी यही, सॉरी g प्लस है और इसमें भी g प्लस है, दोनों को मैंने कॉमन ले लिया है ये। अब दोनों को बैलेंस कर दो इक्वेशन को, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दो, t की, होता है वैसे। यहाँ पे चाहो तो आप लिखो, ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने mg और एक क्या है ma, स्यूडो है सारा नीचे की तरफ बॉडी। तो जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है किधर, या कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो सूडो फोर्स हमेशा क्या लिखोगे v रो g प्लस है, ठीक है ना। और कंटेनर के रिस्पेक्ट में उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, सिचुएशन को एनालाइज कर लो, आपका आंसर कहीं से भी गलत नहीं होगा। बस ध्यान रहे कि बायनेंसी फोर्स एक्सेलरेटिंग कंटेनर के केस में बदल जाता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है v रो g इफेक्टिव, v रो g इफेक्टिव ऊपर जा रहा है तो g प्लस है, g इफेक्टिव मतलब g प्लस है, नीचे आ रहा है तो g माइनस है, साइड में जा रहा है तो g नीचे a स्यूडो पीछे, रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो g इफेक्टिव की वैल्यू आपको मतलब नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर।